नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी भी सीरीज है हम लोग कर रहे थे। ये आपका इतिहास क्लास अभी। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्लास 6 का 8वां चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न देखो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बिंदुसार था, या बिंबिसार है, या चंद्रगुप्त मौर्य है, या चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त मौर्य है? प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जाएगा भाई मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य ने साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ठीक, माना जाता है कि जो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, उसने कौटिल्य को भी अपमानित किया था अपने दरबार में। तो भाई कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी कहते हैं ने, इसने क्या किया कि प्रण लिया कि मैं इसके साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करवाऊंगा। ठीक है, तो भैया फिर इनको भेंट होती है चंद्रगुप्त मौर्य से भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर नंद वंश का अंतिम जो घनानंद था उसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर डाली थी। अगला है, मैं बता दूं आपको, यह क्लास में डेली आपको प्रोवाइड करता हूं। और एनसीईआरटी दृष्टि पब्लिकेशन जो भूगोल है, भूगोल क्लास भी चल रही है आपको। और सामान्य जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में पढ़ा रहा हूँ। और एक क्लास चलती है एनसीईआरटी सार, वहां पर आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराई जाती है। एक ये आपकी एनसीईआरटी जो इतिहास है दृष्टि पब्लिकेशन, वो भी मैं आपको करा रहा हूँ। ये 4 क्लास भी आप इस समय चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अष्टाध्यायी है, अर्थशास्त्र है, मालविका के ग्रम है, या अभिज्ञान संतुलम है? ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को जाएगा अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। अष्टाध्यायी तो भैया ये पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की भी है। और ये दोनों है कालिदास की। क्यों? ये दोनों कालिदास की रचना है भाई, कालिदास की। व्याख्या इसकी देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र तथा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान संतुलम जो है वो कालिदास की रचनाएं हैं। अगला देखो, प्रश्न नंबर है 3। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, या बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, या अशोक, या चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक? तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले चंद्रगुप्त मौर्य आता है भाई, इसके बाद बिंदुसार है, बिंदुसार के बाद अशोक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, व्याख्या देखो। मौर्य साम्राज्य के तीनों महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। प्रश्न नंबर 4 देखो, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, या उज्जैन, या तक्षशिला, या सांची? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। जो उज्जैन था और तक्षशिला था, ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख महत्वपूर्ण नगर थे। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो तक्षशिला था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जो उज्जैन था, ठीक है, उज्जैन ये एक क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर यहीं पर है। महाकालेश्वर भी मंदिर यहीं पर है। अगला देखो, प्रश्न नंबर है 5। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। आपको बताना है इनमें से कहां से अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं भाई। केवल 1 और 2 है, या केवल 2 और 3 5 है, या केवल 1 3 4 है, या सभी है? तो ये
भाई कंधार से भी, ब्रह्मगिरी से, जौगढ़ से, गिरनार से और लुम्बिनी से, इन पांचों स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 5 का डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं भाई। अशोक के शिलालेख कंधार, लंपक, मानसेहरा, साहबाजगढ़ी, कालसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, गिरनार जो कि है ये आपका गुजरात, जौगढ़ यानी कि कलिंग उड़ीसा, सोपारा, सन्नाती, मास्की कर्नाटक, येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 6। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और नजराना के संदर्भ में आपको यह विचार करना है। कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे, क्या यह बात सत्य है भाई? नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक सही है, या केवल दो है, या एक और दो दोनों है, या ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो इसमें दोनों बातें गलत दे दिया है, उसका उल्टा दे दिया। देखो, जो कर है वो नियमित लिया जाता था, ठीक है, लेकिन जो नजराना था ये अनियमित, यानी कि लोग देते थे भी राजाओं को नजराना। कर को नियमित, यानी इसका उल्टा उल्टा दे दिया है, जिसका मतलब क्या है? दोनों बातें गलत है। क्या है? दोनों बातें गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा भैया सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, अतः दोनों कथन गलत हैं। ऐसे नजराने विविध चीजों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। भी नजराना ऐसे लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से इनको देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। ठीक है, ये दोनों बातें भी सत्य हैं। अब अभी आपको बताना है ये सत्य है, पूछ रहा है कि यह सत्य है, हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? भाई सही पूछा गया था, तो इसका मतलब दोनों बातें क्या है? सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भैया सही आंसर। ठीक, चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था, जो कि राजधानी थी मौर्यों की, और वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। वहां कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगला पॉइंट है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अगला पॉइंट, अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस भी होते थे। अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास भी करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? आपको सही कथन बताना है प्रश्न नंबर 8 का। केवल एक सही है, या भैया केवल दो सही है, या एक और दो सही है, या तो सभी सही है। तो इन भैया इनमें सभी क्या सही है? तीनों बातें सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या देखो, उपर्युक्त तीनों कथन सत्य है। मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियां द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। उज्जैन और तक्षशिला प्रांतीय राजधानियां थी
मौर्यों की। कुछ हद तक पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजकर नियंत्रण रखा जाता था, परंतु इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। जो जो वहां पर स्थानीय परंपराएं थे और जो नियम थे उन्हीं को माना जाता था वहां पर। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास भी करते थे। यहाँ से उन्हें संसाधन, कर और नजराना यानी कि भेंट के रूप में भी प्राप्त होता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जो उत्तर पश्चिम है वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था और जो ये दक्षिण भारत था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। ये पॉइंट अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें वर्णित किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 9। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है भाई। उसका नाम मेगास्थनीज था या डिमेकस या डाइमेकस या फायान या ह्वेनसांग। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो मेगास्थनीज था भैया। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा सही आंसर। इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी भाई। इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डिमेकस व डायमेकस ये बिंदुसार के समय भारत आया था। ठीक है, बिंदुसार के समय भैया डिमेकस या डायमेकस भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था भाई। जो फायान था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जबकि ह्वेनसांग जो था वो हर्ष के काल का संबंधित है। ह्वेनसांग राजा हर्ष के काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 10। देखो प्रश्न नंबर 10 है, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट के जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। उनके अंगरक्षक सोने या चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से हैं ये आपको सही कथन बताना है। ठीक, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में ये तीनों ही बातें क्या हैं? सत्य हैं भैया। तीनों ही बातें सत्य हैं भैया सम्राट के विषय में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। व्याख्या में देख दिया गया है उपर्युक्त तीनों कथन सही है। मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था तथा उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चलते थे। इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था भाई। उन पेड़ों पर प्रशिक्षित एक तोतों का झुंड भी होता था तथा जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उसकी हत्या न कर दे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, जो राजा था वो 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 11। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे भाई। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है और केवल 2 सही है और केवल 1 और 2 सही या 1 2 3 सही है। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो?
ठीक है, देखो अभी आपने पढ़ा कि भैया उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ तो तक्षशिला स्थित था ना, कि उज्जैन, एक तो हो गया गलत। अब जहां जहां पर एक है उसको भैया आप गलत कर दो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखो इसमें बी केवल टू सही है, केवल टू सही है, ये गलत हो जाएगा भाई, तीन भी गलत है। क्यों गलत है, इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग पर पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का मार्ग था। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि कौटिल्य के विचार थे भैया। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य का था, ना कि चंद्रगुप्त का था भाई। अतः कथन तीन क्या है, गलत है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था, उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि तीन नाम थे भाई, कौटिल्य भी, चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है 12। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इनमें से आप लोग क्या आंसर सही दे रहे हो या गलत, अब देखते हैं हम लोग पूछा क्या जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये दो तो गलत है भैया, 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 क्या है, सत्य बातें हैं। अब आपसे ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, सही या गलत। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही पूछा जा रहा है। तो भैया यहाँ पर 2 गलत था ना, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में शाये नहीं है, वो प्राकृतक या ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं ज्यादातर अशोक के शिलालेख या अभिलेख। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 2 गलत था। क्यों 2 गलत था, इसके बारे में हम लोग अभी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ना कि खरोष्टी लिपि में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने यहाँ अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। उसने कहा कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। ठीक है, वहां से भी राजा कलिंग जिसने प्रण लिया था भैया अशोक ने कि मैं अब युद्ध नहीं, युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अपना ली थी भाई, धम्म नीति अपना ली थी अशोक ने भाई, यहां से कलिंग के युद्ध के पश्चात। अगला है प्रश्न नंबर 13। कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। धम्म के संदर्भ में अशोक के आपके विचार पूछा जा रहा है। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से कहीं ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बात सत्य है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। यह भी बात सही है। तो अब देखना है पूछा क्या जा रहा है, अशोक के उपयुक्त विचारों में से कौन सा विचार सही है भाई। सही विचार पूछा गया है, इसका मतलब दोनों बातें क्या हैं, दोनों ही बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा भैया सही आंसर। व्याख्या देखो इसकी। कलिंग अभिलेख में धम्म के विषय में अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विषय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृतक रूप है। अगला है प्रश्न नंबर 14। देखो प्रश्न नंबर 14 में हम लोग आ गए भाई। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था भाई।
शिक्षा देने के लिए। धम्माधिकारी थे या धर्म गुरु या धम्म महामात थे या धम्म अमात थे। प्रश्न नंबर 14। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर, धम्म महामात थे। अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात कहलाते थे। अगला है प्रश्न नंबर 15, देखो। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भी भेजे थे। इनमें से आप लोग क्या आंसर भैया दे रहे हो? ठीक है, 15 में। अब ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पूछा क्या जा रहा है आपसे, सही पूछा जा रहा है कि गलत पूछा जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल एक या भैया 2, 3 या 1, 3 या सभी? तो ये तीनों ही बातें क्या थी? सत्य थी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है 16। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? देवनागरी है, तमिल, ब्राह्मी या बांग्ला? ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर है, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम आदि तो सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बनाई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों को तथा श्रमिकों को दान देना। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये 17 का दोनों ही बातें क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है भैया, चलिए व्याख्या हम इसको देख लेते हैं। उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। अशोक ने बच्चों के जन्म, यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश अपनी प्रजा को दिया, जिसमें जीवों पर दया, ब्राह्मणों व श्रमिकों को दान, दासों व नौकरों से अच्छा व्यवहार सभी सम्मिलित थे। तो ये थे भैया क्लास 6 का हम लोग 8वां चैप्टर समाप्त कर चुके। अब हम लोग देखेंगे क्लास 6 का 9वां चैप्टर। ठीक, क्लास 6 का खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव, देखो मैं बता दूं, मैं ज्यादातर लेक्चर जो है 25 से 30 मिनट का लेता हूं। मैं ये सारे लेक्चर को एक साथ मिक्स करके मैं आपको दे दूंगा। जब आप क्लास 6 की पूरी भैया एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी क्लास 6 की, तो उसको एक साथ मैं मिक्स करके पूरा आपको दे दूंगा, चाहे वो 3, 4, 5 घंटे की जो भी बनेंगी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।